नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज फैसला कर लिया। हालांकि ये पूर्वानुमान था, लेकिन ऐलान कर दिया। जेपी नड्डा के अगुवाई में ही 9 राज्यों के चुनाव और लोकसभा का चुनाव होगा। और ये जो 9 राज्यों के चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल होंगे और फाइनल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। जून 2024 तक के लिए जगत प्रसाद नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया और उसका अनुमोदन पूरे प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि से किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा ने अपने कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां हासिल की। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये बड़ा संदेश, और 1,20,000 बूथ को मजबूत किया। उन्होंने भी कहा, पश्चिम बंगाल में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। और यह भी कहने में नहीं चूके कि हालांकि हमने नॉर्थ ईस्ट में सरकारें तो बनाई, लेकिन वहां पर हमारा संगठन नहीं ठीक था। लेकिन जेपी नड्डा ने उस संगठन को बढ़ाया, विस्तार किया, मजबूत किया। और उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि किसी पार्टी का जो सेवा का लक्ष्य होता है वही लक्ष्य पूरा किया गया। कोरोना काल में सेवा ही संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मना करके जनता में एक विशेष संदेश दिया गया। और कहा गया, अमित शाह ने दावा किया कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में 120 विधानसभा के चुनाव हुए और उनमें से 73 विधानसभा के चुनाव जीते। खैर, इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। इसी बीच हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जेएमडी न्यूज पर। बलदेव जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर ऐलान कर दिया कि 2024 का चुनाव जेपी नड्डा के अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। और ये माना कि जेपी नड्डा की अगुवाई में, अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इससे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने दोबारा से लोकसभा का चुनाव फिरते हैं और मैंने नड्डा जी का 1 साल का विस्तार किया है। मैं नड्डा जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय नड्डा जी संगठन का, चाहे युवा मोर्चे में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, और उनके नेतृत्व में बहुत अपना यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव और अपने गुजरात का चुनाव बड़ा, और कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत बड़ा संगठन के जरिए बहुत पार्टी ने काम किया है। और मैं इन पार्टी के नेतृत्व के फैसले का स्वागत करता हूं। और नड्डा जी में क्षमता है कि भाई वो हर कार्यकर्ताओं को, सरकार और संगठन को समन्वय बनाकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो और अच्छा निर्णय है कि माननीय नड्डा जी को विस्तार किया गया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव जी,
मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि नड्डा जी की अध्यक्षता में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जो चुनौती बने हुए हैं, जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे नड्डा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब चुनाव होता है चुनौती पूर्वक लेता है, चाहे चुनाव कठिन हो चाहे चुनाव आसान, कोई चुनाव आसान नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे काम पे चुनाव लड़ा जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो कहीं भी कोई चुनौती नहीं है। सारे चुनाव हम, चाहे तेलंगाना हो चाहे और भी जहां भी हो, हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी माने अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हम सारे चुनाव स्टेटों के जीतने वाले हैं और केंद्र में फिर दोबारा माननीय मोदी जी सरकार का नेतृत्व करेंगे, ऐसा पार्टी ने मन बनाया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसमें नफरत का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसमें महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, और अध्यक्ष वही है, जंग नहीं है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये उनका पार्टी का काम है, मगर सरकार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं है वो घर घर तक, आम कार्यकर्ता तक सीधी पहुंचने का सरकार ने काम किया है, हमारे नेतृत्व में काम किया है। और उसका रिजल्ट आपने देखा, गुजरात का देखा, आपने उत्तर प्रदेश का देखा, तो ये उत्तरांचल का देखा किस तरह से कि हर व्यक्ति चाहता है मोदी जी को, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी सरकार की योजनाएं हो बगैर दलाल के हमारे तक सीधे सीधे पहुंचे, और वो सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से पूरे के पूरे जनमानस से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। आप क्या बता सकते हैं कि नड्डा की उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार को लेकर के सबसे बड़ी आप उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अभी माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और चुनाव संगठन के एक एक संगठन का कार्यकर्ता और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किस तरह से चुनाव में गया और कैसी विपरीत स्थितियां थी, और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह यहाँ से उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरह से जिताने का काम किया, 2/3 बहुमत देने का काम किया। इसका रिजल्ट क्या है कि नड्डा जी के नेतृत्व में जो संगठन का व्यक्ति है पूरी तरह से वो और हर तरह से वो खड़ा है। तो आपने चाहे उपचुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा किस तरह से फिर दोबारा से जहां भी कैंडिडेट वहां जीतने, 2 लोकसभा जो हम हारे थे, दोनों लोकसभा रामपुर और आजमगढ़ जीती है, और अभी विधानसभा जीती है। तो ये सारा कुशल नेतृत्व का काम है, उनके नेतृत्व में हर कार्यकर्ता बड़े ईमानदारी के साथ काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे से जुड़े। आपने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को भी एक नई स्फूर्ति देने का काम नड्डा जी ने किया है। तो नड्डा जी के बारे में अमित शाह ने एक बात और कह दी, कहा कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अमित शाह ने यह भी बताया कि हम ये मानते हैं कि 120 विधानसभा के चुनाव हुए, 73 में हम जीते, लेकिन स्थानीय निकाय में तो जहां नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये जो चुनाव हुए, बीडीसी के जो चुनाव हुए, यहां तक कि जम्मू कश्मीर तक में, वहां हमने भारी सफलता प्राप्त की है जेपी नड्डा की अगुवाई में। ये सीधा सीधा कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो जीत मिल रही है उसमें भी नड्डा का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी दूरदर्शिता है। बल्कि एक बात वो बार बार कह रहे हैं
कि जहां जहां संगठन नहीं था मजबूत, जैसे तेलंगाना, और तेलंगाना में जो संगठन मजबूत नहीं था उस संगठन को मजबूत करने में जेपी नड्डा ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। और इस बात की भी संभावना है कि जो आने वाला तेलंगाना का चुनाव है वो भी कोई ना कोई नई कामयाबी देगा, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। पूरी बीजेपी कार्यकारिणी को सच बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी परिकल्पनाओं, उनके विजन, उनकी दिशा, उनके आयाम से बड़ी स्फूर्ति मिली है। यही कारण है कि बार बार मोदी का यशोगान हो रहा है, खास तौर से गुजरात को लेकर के। जिस तरीके से गुजरात में मोदी ने सफलता हासिल की और ये कहते हुए लोगों को सुना गया कि वहां तो भगवान के रूप में जाने जाते हैं, कोई सुनने को नहीं तैयार है मोदी के खिलाफ गुजरात में। और जो बीजेपी की सूत्रों से जो खबर मिल रही है, ऐसा ही टारगेट रखा गया है कि हर विधानसभा, माने जो 9 विधानसभा है उनमें प्रचंड बहुमत हासिल किया जाए। और वो ऐसा आधार होगा, वो ऐसा संबल होगा जबकि हम आने वाले समय में, माने 2024 के चुनाव में उस प्रचंड बहुमत को भी हासिल करेंगे। एक सपना है, अपने बलबूते सब कुछ करो। ठीक है, हमारे पास सहयोगी पार्टी है, हम उनका सहयोग लेते हैं, गठबंधन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी बुनियाद, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सोच, अपनी नीति के आधार पर ही कामयाबी हासिल करनी चाहिए। अब इस कार्यकारिणी की बैठक में G20 की भी खूब चर्चा हुई और G20 को लेकर के विश्व में भारत का जो गौरव बढ़ा है वो भी चर्चा में आया और ये कहा गया कि ये भारत के लिए परम गौरव की बात है। इसीलिए भारत G20 समिट को पूरी तरीके से जश्न के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। कपिल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कपिल जी, आज बीजेपी ने एक बार फिर तय कर लिया कि हम नड्डा के ही जो है अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और जैसे हमने 120 विधानसभा में 73 में कामयाबी हासिल की, उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कामयाबी हासिल की, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कामयाबी, वैसी ही कामयाबी जो है हम नड्डा के अगुवाई में प्राप्त करेंगे। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, तो सबसे पहली चीज फंडामेंटल क्लियर कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि वो इलेक्टेड करके अपना कोई प्रेसिडेंट चुनती है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि नड्डा साहब के ओजस्वी नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो उनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अध्यक्ष एक नियुक्त कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी सब में और अब में ये फर्क है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और उन लोगों की जो फिलॉसफी थी जिस आधार पर भाजपा खड़ी थी, आज 1 मैन आर्मी और 2 मैन शो है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो आपने बातें कही उन चुनावों को उन्होंने जीता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन्होंने पश्चिम बंगाल हारा है,
आज बिहार में इनकी सरकार नहीं है, ये महाराष्ट्र हारे हैं, ये मध्य प्रदेश हारे थे, जबरन वहां सरकार चला रहे हैं, ये राजस्थान हारे थे, ये छत्तीसगढ़ हारे थे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 5 जो उपचुनाव हारे हैं। तो आपको ये पूरे देश में जो चुनाव हुए उसमें 7 में 5 ही आ रहे हैं। तो इस बात की भी चीज है। और आप खुद देखिए कि आखिर नगर निकाय के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से क्यों मुंह कर गई? क्या उसे ये नहीं पता था कि पिछड़ों का अगर आपको आरक्षण देना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके आधार पर आयोग का गठन किया जाना चाहिए था? लेकिन क्योंकि इनकी इंटरनल रिपोर्ट है, ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता अब इनको पसंद नहीं करती है, जिसकी बानगी आपने 2022 के इलेक्शन में देखी, जहां समाजवादी पार्टी ने 36% वोट प्राप्त की, 13% की वोटों की अभिवृद्धि की। 210 सीटें ऐसी थी जहां मजम 200 वोटों से लेकर 1000 के बीच में चुनाव हारे हैं। यानी पेशे उनके माथे पे जो है वो अगर किसी ने बल देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो है सपा ने उत्तर प्रदेश में किया। और प्रशासन के दम पर इन्होंने 210 जगहों पर हमसे चुनाव में आगे बाजी मारी। चलिए कपिल जी, ये बताइए आपसे एक बात सवाल। अभी आपने कहा कि संगठन को लेकर के कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का समय था और आज ये समय है, संगठनात्मक दृष्टि से बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि सभी राजनीतिक दलों में ऐसा बदलाव आ रहा है? समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह के जमाने में था, जो मुलायम सिंह और नेताजी के जमाने में सब कार्यकर्ताओं नेताओं का एक सुंदर समरसतापूर्ण वातावरण था, सबकी सुनी जाती थी, कहीं ना कहीं सपा भी आज उससे विमुख हो रही है। यही हाल कमोबेश कांग्रेस का भी है। तो मैं एक सिद्धांत की बात पूछ रहा हूं, क्या आप ये मानते हैं सही है? मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूँ, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल पार्टियों की होती रहती हैं, लेकिन जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है वो डिफरेंस पे कहां खड़ी मिल रही? इसका मतलब ये है कि आप राम का नाम ले करके गंगा जल की जगह नाली का पानी पिला रहे हैं। अगर आप अपनी बातों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों को कोसने से बाज आ जाना चाहिए। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि आईना में अगर इतना दर्द हो, आप अपना चेहरा स्वयं ना दे पावे, तो मुझे बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, किस विचारधारा में चल रही है? या अंत्योदय को का जो सपना जो है उनके अपने विचारक ने देखा, जो अटल जी और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी साहब, ये लोग उसको आगे बढ़े थे। क्या भारतीय जनता पार्टी या पूंजीपतियों की पार्टी नहीं रहेगी? और मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी, तो चूंकि नीति निदेशक तत्व के तहत फैसले किए जाते हैं, सरकार को इसलिए बात कहने के लिए छोड़ दी। संगठन की स्थितियां बन रही है, वन मैन शो हो रहा है, किसी की सुनी नहीं जाती है, प्रजातंत्र नहीं है, मैं उसकी बात पूछ रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में तो पूरी तरीके से प्रजातंत्र है जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों मैं कह रहा हूं आपको, वो चीजें आप सोचे हैं कि जिस तरीके से वो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं वो कहां पर खड़े हैं। लेकिन उनसे अगर आप कह दीजिए तो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई दोबारा होता नहीं, तो दोबारा ये कैसे होगा? और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मसला वो अपने संगठन का किसी को अध्यक्ष बनाए, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना लाभना नहीं। उनको मैंने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। उन्होंने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने उस अध्यक्ष को बनाया है जो कि हिमाचल से आते हैं, और हिमाचल में ही भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। तो जो व्यक्ति अपने प्रदेश के अंदर अपने नेताओं की फूट को न रोक सका हो, जो अपनी प्रदेश के सरकार की खूबियों को जनता तक न ले जा सका हो, अगर उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं से अगर दांव लगाया है तो उनको दोबारा। लेकिन हम ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने कैडर के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ मिलजुल करके लोकतांत्रिक फैसले लिए जाते हैं, हम सारे लोग उन्हीं फैसलों का अनुकरण करके आगे हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कभी किसी पर इस तरह के आरोप किसी पार्टी पे नहीं लगाए कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, हमारे यहाँ इस तरीके से चीजें होती है, हमारे यहाँ उस तरीके से। हम किसका नेतृत्व लेंगे अपनी पार्टी में, ये कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जिसका नेतृत्व लेना चाहा है उनको उनका नेतृत्व मुबारक, मैं उनको आजादी देता हूँ इस लोकतंत्र के अंदर। कपिल जी, आज एक बात और हुई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा लेकिन तिथि नहीं बताते थे, आज तो हमने तिथि भी घोषित कर दी है और राम मंदिर जनता को जल्द समर्पित हो जाएगा। क्या यह मुद्दा सपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में नहीं 2024 के चुनाव में दिखाई देगा? यह बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी धर्म और जाति के आधार पर विभेद करके, धर्म और जाति की बात करके हम सत्ता में नहीं आना।
समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ऐसे सत्ता लोलुप लोगों की सोच को उनको मुबारकबाद देती है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अपनी कहते हैं। तारीख आपने बताई थी या सुप्रीम कोर्ट ने बताई? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी तो भारतीय जनता पार्टी इसके मतलब ये है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और न्यायतंत्र का जो है अपमान कर रही है। और अगर ये 1947 से ही ये बात चला आ रहा था, अंतिम वर्डिक्ट आ गया, उस अंतिम वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसे पूरे देश ने एक नए से मानने का काम किया। और उससे पहले भी सारी पार्टियां इसी बात को कहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट को का फैसला होगा वो हम सभी को मान्य होगा। तो जो इन्होंने तोड़ा वो तो जो डिमोलिश किया वो मस्जिद का हिस्सा नहीं था, वो तो मंदिर का हिस्सा था। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। चलिए एक लाइन में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए 2024 चुनाव में क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए रोजगार होगा, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई होगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो आरक्षण के साथ खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये होगा। और हम लोग निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो किसी भी मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं उन मुद्दों को उठाएंगे और उसी के साथ हम चुनाव में जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी जयंती से जुड़ने के लिए और अपने तर्क संगत विचार व्यक्त करने के लिए। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी कह रही है ठीक है ये मंदिर लेकर के आए लेकिन मंदिर से कोई फायदा नहीं, हम तो करते नहीं है राजनीति, धर्म की जात की राजनीति हम तो परिवर्तन चाहते हैं। कपिल जी कह रहे थे कि हम तो परिवर्तन चाहते हैं। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गुजरात में रिकॉर्ड जीत के बाद अब देश के 9 राज्यों और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड बनाने का बीजेपी ने प्रण कर लिया है और इसी प्रण को पूरा करने के लिए एक बार फिर जेपी नड्डा को बागडोर सौंप दी गई है। कहा कि इन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे, कामयाबी गिनेंगे और सेमीफाइनल माने राज्यों के चुनाव भी जीतेंगे और साथ में हम लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। ये बात आज बड़े दावे के साथ की गई और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हमने यूके तक को पछाड़ दिया है। एक समय था भारत की अर्थव्यवस्था कुंठित थी, ये हम नहीं कह रहे, भाजपा कह रही है। भारत की अर्थव्यवस्था कुंठित थी, आज स्थिति यह है कि जो भारत अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था आज वो तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर आ गया है। और आज स्थिति यह भी है, हालांकि बहुत देर में बातचीत हुई है कि आज पाकिस्तान के हालात क्या है, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कह रहे हैं आइए भारत के साथ बैठ करके वार्ता करें, हमने 3 युद्धों से बहुत सीख लिया है। हमने 3 युद्धों में देखा है गरीबी, बेरोजगारी देखी है हमने, और अब वो समय नहीं है कि हम जो है कुछ और गंवाएं। जो हमारी ताकत है परमाणु की, वो भी ताकत भारत की है, इसको सही। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी। अभिमन्यु जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत जेएमडी न्यूज में करता हूं। नमस्कार। अभिमन्यु जी,
गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी इतना उत्साहित हो गई है, इतना उल्लसित हो गई है, इतनी स्फूर्तिवान हो गई है कि अब देश में जो 9 राज्य आएंगे चुनाव में और जो 2024 का चुनाव होगा वो जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में लड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें तो सिर्फ इतना कहना है, जो जनता के मुद्दे हैं, रोजगार का आज भी जो के तू खड़ा हुआ है, जो महंगाई का मुद्दा है आज भी जो के तू खड़ा हुआ है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, वो जो के तू खड़ा हुआ है, सीएनजी महंगी, पीएनजी महंगी, बिजली महंगी, बैंक से ट्रांजेक्शन महंगा, हर चीज महंगा, सांस लेना भी महंगा। इनकी सरकार में चारों ओर लूट मची हुई है। जहां तक नड्डा साहब की बात है, हिमाचल में चुनाव हुआ था, वहां के रहने वाले हैं, वहां चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे, ये लोग वहां हार गए। पूरे देश भर में जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये लोग वहां हार रहे हैं। इन 9 राज्यों में जो चुनाव है उनमें कर्नाटक भी है, जहां इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी कांग्रेस की, आज ये सत्ता में बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने ये काम करा, मध्य प्रदेश में भी लोकसभा से पहले चुनाव होने। तो अब जनता बता देगी इनको 9 राज्य में इनको कितना बहुमत देगी, कितना इन्हें मोहब्बत करती है। जनता देख रही है कि इस तरह से इन्होंने गुमराह करके हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर जनता को बहुत गुमराह कर लिया। लेकिन आज भी जो भूख का मुद्दा है वो चूका तू खड़ा हुआ है। आम जन परेशान है, नौजवान अग्निवीर से अग्निपथ से बहुत परेशान है, उन्हें पक्की नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी नहीं मिल रही है। चारों ओर नफरत, चारों ओर डर, चारों ओर जो जहरीली बातें हैं इनको ये फ्लो कर रहे हैं। किसान आंदोलन करता है तो उसे खालिस्तानी कहते हैं, नौजवान नौकरी मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज करते हैं। आप बताइए कहाँ राम राज्य है? अगर ये इनका राम राज्य है तो ये इन्हीं को मुबारक। लेकिन अजमेंद्र जी, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये मुद्दे तो बहुत पहले चल रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और आपके भारत जोड़ो यात्रा में भी ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन ये मुद्दा चलता कहाँ है? आज भी जो है बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में कहा गया कि लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा लेकिन तिथि नहीं बताते, अब तुमने तिथि भी बता दी है। इसके माने क्या होगा कि इस जो आपके मुद्दे हैं वो जनता स्वीकार नहीं कर रही, जनता तो अब मंदिर चाहती है। देखिए, ये जो मुद्दा है ये हमारा आपका मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। जो असल मुद्दे हैं वो है रोजगार के, असल मुद्दा है वो है महंगाई का, शिक्षा का, चिकित्सा का, किसानों को वाजिब दाम मिले फसलों का, ये सारे असली मुद्दे हैं। लेकिन गुमराह करके जनता को जोड़ तोड़ करके सत्ता पाले वो एक अलग बात है। और जहां तक इनका कहना है राम मंदिर की बात है, मैं खुद सनातन धर्म परिवार से, और मंदिर का निर्माण जो मेरी जानकारी में है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, और सब लोगों ने चंदा दिया। वो भाजपा तो उसे राम मंदिर का निर्माण करा नहीं रही है। अगर राम मंदिर का निर्माण भाजपा करा रही है तो ये लोग बता दें। लेकिन हमारा मानना है और हमारी पार्टी का मानना है जो राजनीतिक मंच है उन राजनीतिक मंचों को धार्मिक मंच नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर, भारतीय जनता पार्टी भगवान का नाम लेकर, उनकी मूर्तियों को आगे करके, मंदिरों को आगे करके हमेशा से जनता को गुमराह करती है। भावनात्मक मुद्दे हमेशा नहीं चलते हैं। जनता ने देख लिया कि किस तरह से ये लोग राम का नाम लेके सत्ता में आते हैं, 2-3 पूंजीपतियों को लाभ दे देते हैं। हमारी जेब में से इन्होंने गलत तरह से जीएसटी लागू करके पैसा निकाला, गलत तरह से नोटबंदी करके पैसा निकाला, गलत टैक्स और चार्ज लगा के बैंक खातों पर ये पैसा निकाल रहे हैं और पूंजीपतियों को लाभ दे रहे हैं। अरविंद जी, आपकी जो गुजरात में तो दयनीय स्थिति हो गई, उत्तर प्रदेश के जो भी विधानसभा चुनाव है उसमें भी आप जानते हैं कि आपकी क्या स्थिति हो गई। आप भी तो कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी भारत जोड़ो यात्रा है, उससे जो कुछ मिलना भी चाहिए, कभी कभी ऐसे बयान आ जाते हैं कि वो भी सब धराशायी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, और अब मैं एक और सवाल जोड़ रहा हूं कि सपा और बसपा दोनों ने आपको किनारे कर दिया, हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ दिख रही है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, गुजरात में हम लोग हार गए, उत्तर प्रदेश में भी हम हारे, और हम लड़ तो नहीं। जो जनता का असल मुद्दे है उनको ना हम उठाते तो आप बताएं, जनता ही तय करेगी। जैसे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान को छोड़कर कहीं भी एक ऐसा राज्य नहीं आया जहां हमारी सरकार हो। तो जो जनता जुड़ रही है अपनी तरफ से जुड़ रही है ना, राहुल गांधी जी उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से इस देश के जो नागरिक है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो नौजवान है, वो पैदल चलता है, रोज पदयात्रा करता है, तो फटी बनियान में काम करता है, तो टी शर्ट में चल रहे हैं। आज का मुद्दा भय, भूख, भ्रष्टाचार, नौकरी, रोजगार ये होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक
लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए हैं, ये उनकी टी शर्ट पे डिबेट चलाते हैं। ये जो अगर वो कुछ बोल देते हैं उसको तूल देते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी तो बोल रहे हैं कि हमारे देश को आज चीन से खतरा है, हमारे देश को रोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए, उसमें भी लंबी लंबी ने बात करनी चाहिए। कम से कम RSS संगठन है, हमें इतनी उम्मीद है जिस देश में जो 82% हिंदू है, 82% जो देशवासी है, उनके लिए भी तो सोचें, उनके लिए भी काम करें। चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों रुपए का लाभ देकर आम लोगों की सीट से पैर निकालना, क्या ये शोभा देता है? ये गलत बात है। लेकिन नौजवानों को रोजगार दीजिए, जो फसलों को आप कह रहे थे वाजिब दाम मिलेगा, तो मेरा सवाल था कि है। विपक्ष के रूप में आपको विपक्षी दल के लोग ही स्वीकार नहीं कर रहे। मेरा सीधा सवाल ये है, ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम कहना चाहते हैं, जो यात्रा चल रही है नफरत जो दिलों में बैठी हुई है उसे मिटाने के लिए, जो दिमाग में जहर फैला हुआ है उसको मिटाने के लिए, जो छुआछूत जो भेदभाव चल रहा है, जिस तरह से लगातार घटनाएं घटित हो रही है, उस पर कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसके लिए ही हम सब एक है, प्यार से मिलकर मोहब्बत से जिस तरह से देश आज तक चला है, ऐसे बैठकर राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। अभी तो चुनाव का समय नहीं है, वो तो भविष्य बताएगा और जनता तय करेगी वो किसके साथ है। आज चूंकि ये यात्रा चुनावी मुद्दे के लिए नहीं है, और जहां तक सपा बसपा की बात है, ये जनता भी बताएगी। एक लाइन में अभिमन्यु जी बताइए, आने वाले चुनाव के लिए आपका लोगों का भी कोई रोड मैप है कि नहीं है? जैसे तैयारी तो बीजेपी बहुत कर रही है, आपका भी कोई रोड मैप है? एक लाइन में बताइए जी। हमारा रोड मैप ये है कि 123 दिन राहुल गांधी जी को हो गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ 26 अभी जनवरी से 2 महीने के लिए लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा, जो बूथ स्तर तक पहुंचेगा। बूथ पे झंडारोहण होगा, ब्लॉक स्तर जोड़ा जाएगा, जिला स्तर जोड़ा जाएगा, प्रदेश स्तर तक काम करेंगे। बिना काम करे, बिना जनता से संवाद किए कुछ नहीं मिल रहा है, सब कांग्रेस भी समझ गई है। आम लोग जानते हैं, चाहते हैं सीधा इंटरेक्शन हो। हम वहाँ विफल थे, हम नहीं पहुंचे, तो मैं मानता हूँ इस बात को। अब हम जा रहे हैं तो जनता का प्यार मिल रहा है, जनता हमारे साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। JMD की ओर से आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आपने सुना कांग्रेस। अब देखिए, एक बात है कि आप प्रयास कुछ भी करें, लेकिन कांग्रेस भी कह रहे कि नहीं ठीक है, मुद्दा बनाए, हम तो मुद्दा जनता के मुद्दों को लेकर चलेंगे, बेरोजगारी को लेकर के चलेंगे, महंगाई को लेकर के चलेंगे, नफरत को लेकर के चलेंगे, और कह रहे हैं हमारा भी रोड मैप है। अभी हम भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, और इसके बाद कह रहे हैं, और इसके बाद आप देखिएगा कि 3 महीने की 2 महीने की हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा शुरू होगी, और हम एक समाज में एक एकता का, समरसता का, प्रेम का, मोहब्बत का संदेश देंगे, जोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, ठीक है बीजेपी के लोग करें। हमने भी पूछा कि भाई ये मुद्दे तो काफ़ी समय से चल रहे हैं, उन्होंने कहा फिर भी चल रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं अभी भी, उन मुद्दों के साथ, क्योंकि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो आपने कांग्रेस को सुना, आपने सपा को सुना, और बीजेपी तो खैर उत्साहित है ही है। हमारे राज्य मंत्री बलदेव जी कितने अच्छे ढंग से अपनी बात कह रहे थे कि नड्डा के कारण उत्तर प्रदेश के संगठन को एक नई क्रांति सी मिली है, नया जोश मिला है, और यही कारण है कि हमने बूथ तक लड़ाई लड़ करके हमने हासिल की है कामयाबी, और आगे भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। बार बार कह रहे हैं बीजेपी, सपा भी कह रही है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, और वो तो एक बात और भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई देखिए, आपने नड्डा के ऊपर आप इतनी बात कह रहे हैं, अरे नड्डा तो अपने प्रदेश जो है हिमाचल को ही नहीं बचा पाए, वहाँ पर ही हार गए, तो ये दूसरे को क्या बताएंगे। लेकिन ये मानते हैं कि गुजरात में हमारी हार हुई है, हम यूपी में पिछड़े हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी लड़ाई जनता के लिए जारी रहेगी, और हम मुद्दों से भटकेंगे नहीं,
हम जनता के मुद्दों को लेकर के ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये भी कहा कि हमारे भारत जोड़ो की यात्रा से एक जन सैलाब जो है जुड़ रहा है। भारत की यात्रा में जो जोड़ो की है उससे जो है तमाम मूर्धन लोग जुड़ रहे हैं। एक माहौल बना है कि हम लोगों को नफरत नहीं मोहब्बत से और चर्चा भी शुरू हो गई है। कहीं मोहब्बत की चाय बट रही है, कहीं मोहब्बत की पद यात्रा हो रही है, कहीं मोहब्बत की खिचड़ी बांटी जा रही है। तो निश्चित रूप से एक बात तो है कि भारत जोड़ो यात्रा जो बीजेपी के खिलाफ है उससे कुछ हुआ हो चाहे न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो एक संजीवनी मिली ही है, उन्हें तो एक संबल मिला ही है, इसीलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक अगर बीजेपी की बात फिर से करें हम जेपी नड्डा की, तो जेपी नड्डा की जो रणनीति है, जेपी नड्डा की जो बूथ तक काम करने की जो नीति है वो निश्चित रूप से बेमिसाल है। और एक बात और अच्छी बात है, हमारे साथ राजेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आइए मैं उनसे भी बात करता हूं। जैनेन्द्र प्रताप सिंह, नमस्कार। जैनेन्द्र जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नड्डा के जो है अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि जब नड्डा जो है हिमाचल प्रदेश में अपने ही गृह प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए तो आगे क्या करेंगे। बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, उनके संगठन की जो अपनी सीमाएं हैं उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, लेकिन रणनीतियां अब भी आपको पता है कि पीछे से कहां से बनती हैं। पूरा जो भाजपा के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर लोगों को उधर से उधर करना होता है या चुनाव लड़ने होते हैं तो उसकी रणनीति तो पीछे से बनती है उनके यहाँ पर, लेकिन जो उसका कार्यान्वयन होता है वो बाकी लोग करते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, हर पार्टी में ऐसा होता है कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं पार्टी को देखते हुए, आने वाले चुनावों को देखते हुए। और ये एक जो चुनाव आयोग का रूल भी है कि जो पार्टी का संविधान एक जमा करना पड़ता है उसमें समय समय पर उस पार्टी संविधान के हिसाब से कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाती है। कोई साल में एक कहता है, कोई 2 साल में एक बार कहता है, कोई साल में 2 बार कहता है। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप जनता के बीच में जाके अपने मुद्दों को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। जनता जो अगर आप 9 राज्यों को देखेंगे, 9 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की क्लियर सरकार है, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो दूसरे छोटे दल के रूप में शामिल है। और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 1 राज्य में बीआरएस की सरकार है। ये बताइए कि आप जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसकी तुलना में आप जनता के नजदीक भारतीय जनता पार्टी को कितना मानते हैं? देखिए, अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल पिछले 2-4 सालों में, 6 सालों में हम देख रहे हैं बदल चुका है। पन्ना प्रमुख तक वो अपना लेके चलते हैं कि हाँ, हमें पन्ना प्रमुख को भी घर घर भेजना है। और उनका जो कार्यक्रम चलता है, उन्होंने अपने अलग अलग सारे प्रकोष्ठ बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 प्रकोष्ठ बने हुए हैं, तो उनको वो जिम्मेदारी देते हैं सभी 22 प्रकोष्ठों को कि आप हर हफ्ते में एक मीटिंग किसी न किसी जिले में करिए। और समय समय पर वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी अलग अलग जिलों में भेजते हैं पर्यवेक्षक बना के। और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है, 2-2, 4-4, 6-6 जिले करके।
तो इससे क्या होता है कि वो हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन ऐसे ही हमारी उसकी तुलना में आप जो है कांग्रेस को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, नहीं, उनका समाजवादी पार्टी खासतौर से उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, उनका अगर आप मैं पहले बताता हूँ, कांग्रेस का संगठन तो समाप्त हो चुका है, ठीक बात है, कहने तो है ही नहीं। ठीक, यही बात बसपा का अपना जो कोर वोटर है वही बचा हुआ है, 20% से 22% से 13% से आ गया है, वो कोर वोटर है उसका। ठीक। अब बात करते हैं सपा की, जो सबसे बड़ी आज के समय में प्रतिद्वंदी पार्टी है, और हम उनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़े थे, तो 47 से 211 वो पहुंची भी थी, तो हमारी बदौलत ही पहुंची थी। अदरवाइज आपने देखा जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ चुनाव में, रामपुर चुनाव में जाने को तैयार नहीं है, उप चुनावों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो क्या जा रहे होंगे जनता के बीच में? नहीं जा रहे होंगे। तो यही मेन अंतर है कि एक सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, बाकी कोई पार्टी जनता के बीच में नहीं जा रही है। राजनीति जो होती है वो सीधे कम्युनिकेशन होता है, जनता के बीच में आप जाएंगे, आप जनता की बात सुनेंगे और जनता को अपने तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तभी राजनीति आगे बढ़ती है, अन्यथा नहीं बढ़ती है। जैन जी, ये बताइए कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में जा रही है, आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे निरंतर कामयाबी हासिल करेगी? और ऐसी स्थिति में जो आपकी पार्टी है उसकी क्या रणनीति होने जा रही है? क्या आप जो है ऐसी परिस्थितियों में भाजपा को संबल प्रदान करने के लिए जा रहे हैं? तो पहला सवाल का जवाब तो यही है कि जब तक आप जनता के बीच में रहते हैं और जनता आपकी बातों पर यकीन करती है, जो आप उनको कराना चाहते हैं, तब तक आपकी जीत निश्चित होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कांग्रेस जब तक जनता के बीच में थी उसको सपोर्ट मिल रहा था, चाहे वो पूर्ण बहुमत ना मिल रहा हो, लेकिन जब वो सत्ता में आ गई एक बार, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन खत्म हो गया, तो कांग्रेस पार्टी भी खत्म हो गई। बसपा एक बार पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, उसका कम्युनिकेशन खत्म हुआ तो जनता के साथ, क्योंकि कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारी जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो जनता के बीच में जाना बंद कर देते हैं। अपनी रणनीति बताइए, आपकी क्या रणनीति है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपने जो पहला सवाल पूछा मैं उसी का जवाब दे रहा था। दूसरा सवाल जो पूछा है हमारी क्या रणनीति है, तो हमारी सावधान रथ यात्रा पिछले 2 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में निकली थी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से, और 75 जिलों से होती हुई वो पटना के गांधी मैदान तक गई। हम सब भी जनता के बीच में थे। अभी हर हफ्ते हम महिला संचार रैली कर रहे हैं, महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, शराबबंदी का मुद्दा उनके बीच में उठा रहे हैं, उनके बीच में हम जो शिक्षा है और बिजली की समस्या है। जो किससे रहे हैं? नहीं, ये तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी और नेताजी बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे जुड़ना है नहीं जुड़ना है या अकेले चुनाव लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तैने जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से बीजेपी और दूसरे दलों में ये फर्क है, बीजेपी जनता के पास जाती है, जनता से तालमेल बैठाती है, जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ती है। लेकिन जहां तक विपक्षी बात है तो सीधे कहा कि कांग्रेस का तो कोई संगठन ही नहीं है। अब दूसरी जो पार्टी रही बहुजन समाज पार्टी, उसका वोट भी 20% से खिसक करके 13% हो गया। अब रही सही सपा भी जो है, जो जनता से है वो जुड़ती नहीं है। हालांकि अब तो लगता है कि जुड़ रही है, लेकिन पहले ये, और उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ जैसे चुनाव में आप गए नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की नीति क्या होगी, हम किसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो हमारी बैठक में तय होगा, अभी नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम जनता से जुड़ रहे हैं, हमारी यात्रा निकल रही है और हम जनता के बीच में रहेंगे। बहरहाल बीजेपी ने जो आज फैसला कर लिया है कि बीजेपी का प्रण नड्डा के साथ रण, और ये जो रण होगा ये क्या रिकॉर्ड बनाएगा, सपना तो ये देखा गया है, या फिर वास्तव में
एक आने वाली चुनौतियों का सामना करेगा, या यूं कहें कि चुनौतियां ही नहीं हैं, तो ये सब अभी विचारणीय है, चिंतन है, मनन है, और आप देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।